अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनीना फारूक शेख एंड इट्स सोशल इशू सैटरडे। तो हम प्रोग्राम के सेकंड हाफ और थर्ड सवाल में दो सोशल इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ ज़रा सियासी मामलात की बात कर लेते हैं जो कि हमारी मुल्क की मईशत से भी जुड़े हुए हैं। जी, बड़ी खबर ये कि गुज़श्ता रोज़ FATF जिसकी ग्रे लिस्ट से निकलेगा पाकिस्तान मुंतज़िर था, FATF ने फैसला सुनाते हुए ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बरकरार रखा है। ये कहा गया FATF की जानिब से कि पाकिस्तान कंप्लाई कर रहा है और बड़ी बेहतरी हुई है, पाकिस्तान ने जो उनको टास्क दिए गए थे वो पूरे किए हैं, लेकिन फिर भी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को बरकरार रखा गया है। इसके ऊपर वजीर खारजा ने भी कुछ तनकीद की है, उसको भी हम ज़ेर गौर लाएंगे, लेकिन अपोजिशन भी इसको तनकीद का निशाना बना रही है। जी, अंदरूनी मामलात को अगर देखा जाए तो वो कह रही है, सारा ब्लेम PTI के ऊपर डाल रही है, कह रही है ये खारजा पॉलिसी की नाकामी है और PTI ने ये सब भट्टा बिठा दिया है पाकिस्तान का। अब जब अपोजिशन ने, नून लीग ने खास तौर पर ये इल्जामात लगाए तो नेचुरली PTI अपने दिफा में सामने आई। वफाकी वजीर हमाद अजहर, उन्होंने न सिर्फ फैटफ के ऊपर बल्कि बिजली, गैस बहरान, लोड शेडिंग, इस सब मामलात को जेर गौर लाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर कबल और उन्होंने कहा जी फैटफ पर अपोजिशन का बयानिया शदीद किस्म का अफसोसनाक है। फैटफ में कामयाबियां PTI दौर में मिली हैं, गैस की कमी पूरा करने के लिए मुतबादिल हम इंतजाम कर रहे हैं और गैस पर मुस्लिम लीग नून खास तौर पर जाली नैरेटिव ना बनाए। अब वफाकी वजीर साहब ये जो कह रहे हैं कि हम हल कर रहे हैं और ये तनकीद जो हम पर की जा रही है ये दुरुस्त नहीं है, तो अपने एनालिस्ट से हमने यही पूछना है कि मसाइल जो हैं वो पिछली हुकूमतों ने छोड़े हैं। PTI जब ये बयानियाँ लेती है और PTI हल कर रही है, तो क्या हमाद अजहर और PTI की हुकूमत का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, मजहर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब, बेनज़ीर शाह साहबा और महमूद सरफराज साहबा हमारे साथ हैं। बेनज़ीर, आपकी ऑप्शन? अलीना, मैं तो नहीं के ऑप्शन लूँगी, इसलिए क्योंकि 3 साल हो गए PTI की हुकूमत को। आप कितनी देर तक पिछली हुकूमतों का रोना रोते रहेंगे? कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी लें, किसी चीज़ की तो जिम्मेदारी लें। ओके, रसूल बख्श साहब। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हमाद अजहर ने दुरुस्त कहा है कि जो मुआहदे किए गए हैं आज से 20-25 साल पहले, उनकी नौयत को देखें। उन्होंने तो हमें बांधा हुआ है, जब तक कि वो मुआहदे ख़त्म नहीं होती, उनके वक्त ख़त्म नहीं होता, पाकिस्तान के ऊपर वो उसी तरीके से बिजली का बोझ रहेगा। कोई भी हुकूमत, ये हुकूमत हो या आने वाली हुकूमत हो, वो उन मुआहदों से इनहराफ नहीं कर सकती। ऐसे मुआहदों में जकड़ गए तो आपको हमाद अजहर का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, ओके। महमद? बिल्कुल नहीं अलीना, हमाद अजहर साहब जो हैं, ये जो एक पूरा जो नैरेटिव है इस हुकूमत का भी कि पिछली जो 2 हुकूमतें हैं, जमहूरी हुकूमतें, उन्होंने तो जैसे कुछ किया ही नहीं, और उससे पहले जो हुकूमतें रही हैं उनका जो है उनका कोई कसूर ही नहीं है, सिर्फ इन 2 हुकूमतों का सब कसूर है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी कैसे वो गलत बात कह रहे हैं। ओके जी, नहीं का ऑप्शन। इरशाद भट्टी साहब? मैडम शेख, सिर्फ फैटफ को निकाल दें अगर आप। फैटफ में बहुत मेहनत की है पाकिस्तान ने इस पिछले साल 1.5 साल में, जब से हम ग्रे लिस्ट में हैं। हम बिलाशुबा जोग्राफियाई सियासत का निशाना बन रहे हैं, आलमी ताकतों की पसंद नापसंद का निशाना बन रहे हैं, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें वो हमाद अजहर साहब ठीक नहीं कह रहे। ठीक नहीं कह रहे, फैटफ के अलावा बाकी सब चीज़ें हमाद अजहर ठीक नहीं कह रहे। भट्टी साहब का शॉकिंग जवाब, वापस आके उनकी वजाहत लेते हैं। मजहर अब्बास साहब? जी, मेरा ख्याल है मैं भट्टी साहब की बात से एग्री करता हूँ। देखिए, फैटफ का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है और मेरा ख्याल है फैटफ के मामले पे हमें एक कौमी मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। हमें पॉलिटिक्स PTI और वर्सेस PMLN, क्योंकि वो बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसको देखना चाहिए। बाकी जो मामलात हैं, 3 साल बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि जी ये सारे गैस, बिजली, पेट्रोल, इन सब के बहरान की जिम्मेदार पिछली। ठीक है, वो चीज़ 3 साल बाद ये सब कुछ कहने का जवाब नहीं बनता। क्या किया? ठीक है, लेकिन बेनज़ीर, रसूल बख्श साहब जो सिर्फ वाहिद हमारे पैनलिस्ट हैं जो हाँ के ऑप्शन ले रहे हैं, वो कहते हैं जी पिछले ऐसे मुआहदों में जकड़ गए कि उनसे बाहर निकलना मुश्किल है। क्या दलाइल देंगी उनको? अलीना, पहले मैं ज़रा फैटफ के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी थोड़ी सी इस पर ज़रा एक अनपॉपुलर सी ओपिनियन और राय है। क्योंकि देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने पाकिस्तान ने बहुत काम किया है फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। 26 नुकात पे हमने काफ़ी काम किया है और हम बेहतर भी होते जा रहे हैं, जिसकी कल तारीफ़ भी बहुत की फैटफ ने।
लेकिन हमें अभी ग्रे लिस्ट से क्यों नहीं निकालना चाहिए, इसलिए देखिए डिप्लोमेसी भी यहाँ पे चलती है, लेकिन जो एक पॉइंट रह गया है जिस पे कल बार बात हो रही थी, वो है प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का। ये एक बहुत अहम नुक्ता है और इस पे हमें अगर थोड़ा सा हम और काम कर लें, कुछ महीने और इसको बेहतर कर लें, तो इससे हमारे मुल्क को ही फ़ायदा होगा, किसी और मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। देखिए अलीना, हम कल भी ये बात कर रहे थे जब उज़ैर बलोच की बात कर रहे थे कि प्रोसिक्यूशन वीक होती है, केस तो बन जाता है लेकिन सज़ा नहीं मिलती जिनको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी चीज़ पे कल बात हुई कि प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन अपनी बेहतर करे ताकि जो सीनियर क़यादत है इन दहशतगर्द तंजीमों की, उनको आप सज़ा दे सकें। तो अब नेक्स्ट जो फैटफ की मीटिंग है वो है सितंबर में, तो उससे पहले मेरी उम्मीद तो ये है कि हम उसको उस निज़ाम को बेहतर कर सके। देखिए फैटफ के साथ, क्योंकि हमारा बहुत एक नेगेटिव किस्म का फैटफ के बारे में भी एक ओपिनियन है, लेकिन फैटफ के साथ मिल के हमने अपना निज़ाम बेहतर ही किया है ना, नुकसान तो नहीं पहुंचा। हम अपना सिस्टम बेहतर कर रहे हैं, हम अपने कानून बेहतर बना रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर और वक्त लेके हम अपनी प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन बेहतर कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें अगर हम उनके साथ बैठ के काम कर सकते हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को देख के, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर सियासी मामलात में उलझा दिया जाता है फैटफ के मसले को भी, तो इसलिए सवालात उठते हैं और फिर नैरेटिव्स भी शेप होते हैं अकॉर्डिंगली। बिल्कुल हाँ, इस पे सियासत तो होती है और ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि पिछली हुकूमत के वक्त हमें ग्रे लिस्ट में दोबारा डाला गया जून 2018 में, तो इस पे सियासत तो होती है, लेकिन इसके जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनको भी हमें देखना चाहिए कि वो हमारे साथ मिल के हमारे ही सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। और ठीक है, यहाँ पे डिप्लोमेसी की बात करना भी ज़रूरी है कि अगर हमारा डिप्लोमेटिक लॉबिंग हमारी बेहतर होती तो शायद हमें पहले निकाल दिया जाता ग्रे लिस्ट से। हमारी लॉबिंग भी शायद इतनी अच्छी नहीं है जो पिछले 3 सालों में हमें बेहतर करनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा जब हम बाकी चीज़ों की कारकर्दगी की बात करते हैं, बिजली, गैस बहरान, गैस खास तौर पर आज बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नून लीग भी इल्ज़ाम लगाती है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, तो आप कहती हैं 2 साल गुजर गए, लेकिन रसूल बख्श साहब कह रहे हैं पिछली हुकूमतों ने जब ऐसे मुआहदे किए, ऐसे चक्कर में हमें फंसा गए, तो फिर कैसे बेहतरी करें? उनका जवाब क्या देंगी? अलीना, चले पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया तो आप बता दें आपने पिछले 3 साल में क्या किया, या तो हमें बता देना कि हमने पिछले 3 साल। ये आप देखें, मसला ये है कि ये नैरेटिव आप कब ये बयानियां आप कब तक लेके चलते रहेंगे? अगले 2 साल तक, अगले 5 साल तक? बात सुने, ये नैरेटिव जो है 10 साल तक चलेगा। ये हकायक आप अपने सामने रखें ना कि मुआहदे जो आपने किए कि आपने बिजली की पैदावार के लिए वसाइल आपने मुहैया करने हैं, ईंधन आपने मुहैया करना है, ईंधन की कीमत फ्लक्चुएट होती है, वो हुकूमत मुहैया करेगी और जो बिजली पैदा होगी वो सारी हुकूमत ख़रीद करेगी, बेशक उसमें से 40% चोरी हो जाए। फिर इसके बाद ये करेगी कि जिस दिन ये सर्टिफाई हो जाए कि आपके पास 600 मेगावाट की कैपेसिटी है, उस दिन से आपको उस पैदावार के मुताबिक आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। हालिया दिनों में एक कंपनी को 600 अरब रुपए दिए गए इसलिए कि हम उनसे बिजली ख़रीद नहीं कर सकते। अगर उनसे बिजली और मुआहदों के मुताबिक ख़रीद करें तो हमें 1000 बिलियन उनको देना पड़ेगा, अरब देना पड़ेगा। तो ये मुआहदे जब किए हैं तो उनसे क्या आप निकल सकती हैं? क्या ये हुकूमत उनसे इनहराफ कर सकती है? मुआहदे हुए पीपल्स पार्टी की दूसरी हुकूमत और मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में हुए, इस हुकूमत का उसमें क्या लेना देना है? इन्होंने कोशिश ये की है कि उनसे दोबारा हाथ जोड़ी है, मिन्नत की है। अच्छा, गैस का मसला खास तौर पे या तो फिर हमें बता दे, या तो फिर हमें बता दे ये हुकूमत कि आज जो हम इकदाम ले रहे हैं उसके नतायज या उसका रिजल्ट आपको इतने साल बाद मिलेगा, या तो फिर हमें ये बता देना कि आज जो हम कर रहे हैं उसका 2-3 या 3 साल बाद जाके कोई रिजल्ट आएगा। वो भी नहीं आप हमें बताते। आपके बात सामने है ना, क्योंकि ये हुकूमत तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करती है ना, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की। रसूल भाई साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में इलेक्ट्रिक पावर अगर आप लगा रहे हैं, एक मुशर्रफ साहब के दौर में भी पावर पॉलिसी आई थी ना कि जिसके अंदर उन्होंने आईपीपीएस को US डॉलर्स में प्रॉफिट्स देने थे, तो ये तो उनके टाइम भी आई थी ना, तो फिर इसके ऊपर तो क्रिटिसिज्म नहीं करते हमाद अजहर साहब? नहीं, वो 2008 से शुरू करते, वो 2008 से उनकी तारीख शुरू होती है जब क्रिटिसिज्म की। किस तरीका? अच्छा, ख्याल में गैस बहरान अगर खास तौर पे हम रख के बात नहीं कर सकते। मजहर अब्बास साहब, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर?
मसला ये कि सिर्फ बिजली का, अगर बिजली का उनका मौक़िफ़ ये दुरुस्त भी मान लिया जाए और किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है, सिर्फ वो बिजली की बात तो नहीं कर रहे, वो तो तमाम तर चीज़ों का जिम्मेदार है पिछली हुकूमतों को करार दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि आइंदा 2 साल भी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें कि कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं होगी। आइंदा 2 साल भी अगर दवाओं की कीमतों में इजाफा होगा तो वो पिछली हुकूमतों का किया हुआ वो करा होगा। बाकी जो महंगाई है वो भी मेरा ख्याल है पिछली हुकूमतों की पॉलिसी के नतीजे में होगी। तो सिर्फ आप एक्सक्लूसिवली, और गैस का मसला भी, गैस के मसले में भी पिछली, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके 5 साल हैं इसमें फिर आप कोई दावे नहीं कर सकते कि आपने ये चीज़ों में किया, क्योंकि अगर यही चीज़ थी, एग्रीमेंट्स तो अपनी जगह मौजूद थे जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट अपने 2.5-3 सालों में क्या किया इसको करना। ठीक है, उस वक्त मैं चाहती हूँ जो अहमद अजहर आज बात कर रहे हैं वो 2018 में क्यों नहीं कर रहे थे कि 2018 में कि हम अगले 5 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये हुकूमत बता दे कि अगले इलेक्शन में फिर हम उनकी परफॉर्मेंस जज कैसे करें, अगले इलेक्शंस में उनकी परफॉर्मेंस कैसे जज करें मौजूदा हुकूमत हमें बता। दर्शन जारी रहेगी, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, उसके बाद मजीद भी इस इशू पे डिबेट करें। ऑपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करती है। हुकूमत कहती है हमाद अजहर खास तौर पे कि पिछली हुकूमतों के छोड़े हुए मसाइल हैं, हम ठीक कर रहे हैं। बिजली गैस बहरान हो, इससे मुतल्लिक गुफ्तगू हो रही है। हमारे तमाम एनालिस्ट ये समझते हैं कि जी हमाद अजहर साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। रसूल बख्श साहब समझते हैं हमाद अजहर जो कह रहे हैं बिजली के बारे में खुसूसन वो दुरुस्त है। इरशाद भट्टी साहब, क्या आप दलील देंगे रसूल बख्श रईस साहब को, खासकर गैस बहरान से मुतल्लिक? हमने देखा कि शाहज़ैब ने भी इसके ऊपर बड़े तहकीकाती प्रोग्राम्स किए, स्टैट्स लेके आए, फिर नदीम बाबर साहब का जो मौक़िफ़ था उसको भी डीबंक किया। देखिए मैडम शेख, जो सबसे पहले तो गैस का जो है, गैस तो बिल्कुल मुकम्मल नालायकी है इस हुकूमत की, कंफ्यूजन है इस हुकूमत की, फैसलों की डिले है इस हुकूमत का, और सब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नदीम बाबर साहब का वही बिजनेस था जिसकी वो कर रहे थे, जिस वजारत को हैंडल कर रहे थे। हमें नहीं पता चला कि नदीम बाबर साहब को निकाल तो दिया गया मगर उन्हें अकाउंटेबल नहीं किया गया। इसी तरह आमिर कियानी को निकाल तो दिया गया दवाइयों मगर उन्हें अकाउंटेबल नहीं किया गया। जफर मिर्जा साहब को निकाल तो दिया गया मगर उन्हें अकाउंटेबल नहीं किया गया। इसी तरह और बहुत सारी चीजें। तो गैस मुकम्मल तौर पर इस हुकूमत की अपनी नालायकी, कंफ्यूजन और फैसलों में डिले है। और मुझे कई लोगों ने दिहाड़ियां लगाई हैं, ये एक सुना जा रहा है, बाकी अभी तक कोई सामने चीज नहीं आई। नंबर 2, रसूल बख्श साहब ने जो कहा कि ये जो बिजली वाले बिलाशुबा मुशर्रफ हो, पीपल्स पार्टी दौर हो, नून लीग दौर हो, उन्होंने मुआहदे महंगे किए, बांध दिया, मगर इस हुकूमत ने इन निजी बिजली घर डाकों पर एक रिपोर्ट पब्लिक की थी और हमें खुशखबरी सुनाई थी कि हम उनके साथ रीनेगोशिएट कर रहे हैं, हम उनके बिजली सस्ती हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। हमें पता चला कि उधर उनसे दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं, चीजें सेटल हो रही हैं, इधर बिजली रोज ब रोज महंगी हो रही है। ये IMF का कमाल है या उनकी बिजली डाकों के मुआहदों का कमाल है, ये अलहदा बात है। नंबर 3, ये जो बाकी हमाद अजहर साहब को और इस हुकूमत को खुदा के लिए अब 3 साल हो गए हैं, हमें सारा पता है। अब ये लोग ज्यादा जान गए हैं, इस हुकूमत से ज्यादा जान गए, उनको पता है इताददार साहब ने क्या किया, नून लीग ने ठीक है, यानी आपका मतलब है पार्टी की ने क्या, अब ये नहीं चलेगा। अब आपको अपनी रसूल बख्श साहब को जवाब देने का मौका देते हैं। तो रसूल बख्श साहब, आखिरी बात मैडम शेख, के लोग जानना ये चाह रहे हैं कि आपने क्या किया। ठीक है अलीना, आपने क्या किया? रसूल बख्श साहब जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। महमूद रसूल बख्श साहब, देखिए, अगर मुआहदे अभी ख़त्म नहीं हुए, जो आपकी पाबंदी है उन मुआहदों की, और अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोर्ट्स में जाते हैं। रिकोटेक का केस आपके सामने है, इस तरह के कई केसेस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका फ़ैसला आ चुका है। तो आप उनके साथ मुज़ाकरात ही कर सकते हैं। इस हुकूमत ने कम अज़ कम शुरू तो किया है। आप उनको नहीं पकड़ रहे कि जिन्होंने बिजली तो उनसे ख़रीदी, मैं यहाँ मिसाल देता हूँ, 24 रुपये, आवाम को दिया 14 रुपये या 13 रुपये, बाकी पैसे कौन देगा? वो तो फिर आवाम के ऊपर आप डाल रहे हैं, या पब्लिक एक्सचेकर से आप उनको दे रही हैं, बजट से दे रही हैं।
तो फिर आप डेवलपमेंट के लिए नहीं रख रहे, उसके लिए आप कर्जे ले रही हैं। उसकी जो उसका तो मैं समझता हूँ कि अगर आप उन मुआहदों का जायज़ा लें जो मैंने उस ज़माने में लिया, लिखा और मुझे नोटिस अखबार में छपाए गए कि अगर आपने कोई ऐसी बात की तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कि मुआहदा एक दफ़ा भट्टी साहब परचेजिंग जवाब देंगे। परचेजिंग एग्रीमेंट हो गया, मैंने वैसे अभी तक अपना ऑप्शन देना चाह रही है जी। इसके बाद उसको तब्दील किया गया, उसको ज्यादा किया गया क्योंकि उसमें पैसे गर्म हुए, जेबें गर्म की गई। महमल के पास पॉइंट है। नहीं मेरे पास पॉइंट एक मेरा ओवरऑल है, क्योंकि अभी तक मैं बोली नहीं हूँ, तो मैं वो बात करना चाह रही हूँ कि देखिए हम लोगों ने ये देखा है कि 2008 से लेकर 2018 तक को पीटीआई की हुकूमत ऐसे पेश करती है कि ये कोई हमारी तारीख का डार्केस्ट पीरियड था। मैं हमाद अजहर साहब को याद दिलाना चाहूँगी कि 2008 में जब डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुई, जब जमहूरी हुकूमतें आईं, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, दहशतगर्दी अपनी पीक पे था, इकॉनमी हमारी, मईशत हमारी तबाह हुई थी, ग्लोबल रिसेशन भी बाद में आया, फिर उसके अलावा जो है बिजली का भी एक बहुत बड़ा बहरान था। ये पिछली दो हुकूमतों ने ही मईशत को एक सेकेंड पिछली दो हुकूमतों ने ही मईशत भी बेहतर की। बिजली का क्राइसिस तो यहाँ तक नून की हुकूमत ने कर दिया कि ये हुकूमत पीटीआई की हुकूमत कहती रही कि जी इतनी इजाफी बिजली दे गए जिसकी जरूरत नहीं। अच्छा नहीं अलीना, मेरा जवाब पूरा होने दे। उसके बाद जो है आपने टेररिज्म जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बहुत कम हुआ। अच्छा अब फैटफ के ऊपर आ जाए। फैटफ के ऊपर मैं याद दिलाना चाहूंगी हमाद अजहर साहब को कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी बात करते थे कि वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, तो पीटीआई उनको लिंच करती थी। हमें डॉन लीक्स भी याद है, हमें ये भी याद है कि मरहूम राना अफजल साहब के बारे में क्या बातें की गई जब उन्होंने इंडिकेशन की। तारिक खोसा साहब डीजीएफआई थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने मियां साहब को क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करके पंजाब के अंदर जो टेररिज्म है वो सारा उन्होंने बताया। तब पीटीआई मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहती थी कि वो एंटी स्टेट है, वो गद्दार है, वो मुल्क के दुश्मन है, वो मोदी के यार हैं। ये सब बातें भी मैं याद दिलाना चाहूंगी। ये कोई मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी से हम फैटफ के अंदर नहीं आए, एक पूरी रियासत की बहुत पुरानी पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से आई। पिछली दो हुकूमतों ने उसको बेहतर करने की कोशिश की। टेररिज्म आज कम हुआ है। इस हुकूमत को तो बहुत कुछ बड़ा अच्छे तरीके से मिला, ना दहशतगर्दी थी इधर उस तरह से, ना इधर बिजली का उस तरह का क्राइसिस था। ये तो हमें एक के बाद दूसरे क्राइसिस में धकेल कर फिर पिछली हुकूमतों पर जल्दी से पूछ लेते हैं जवाब। हुकूमतों के ऊपर डाल रहे हैं जमहूरी हुकूमतें कैसे बुरी हो सकती है, उन्होंने इतना काम भी किया। ठीक है रसूल बख्श सही साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? जी मैं ये कह रहा हूँ कि हम बात तो कर रही हैं बिजली के मुआहदों की, और ये अब कहाँ अब ये तो और बातें करना शुरू कर दी। बात ये है कि बिजली के मुआहदे जब कीमत आप कैसे उन्होंने कम रखी, इसलिए कि जो उसका जो फर्क था वो आप कर्जे लेके आप दे रहे थे, और कर्जे लेके दे रहे थे तो उससे ये हुआ कि आपका सर्कुलर डेट जो है वो ट्रिलियन अरब रुपयों में चला गया। तो ये और फिर उसके लिए आपने बारो किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। तो ये तो मलबा जो सारा है, अगर आप उसको बिजली का बहरान कैसे खत्म कर सकते हैं? बिजली का बहरान ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अगर बेहतर कर देते तो काफी हद तक बेहतर हो जाता ना। वो तो इन्होंने किया ही नहीं, वो तो 3 साल इनका काम था करना। चले नून लीग ने वो नहीं किया, वो काफी बिजली पैदा करके चले गए, बाकी काम तो ये करते हैं। मसला वो नहीं है, मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप कितना कीमत दे रहे हैं उनको और कितना कीमत आप आवाम से वसूल कर रहे हैं। लेकिन अभी लोड शेडिंग कैसे हो रही है, फिर आवाम के ऊपर ये मसला क्यों पड़ गया है कि लोड शेडिंग ट्रांसमिशन। ठीक है जी, ठीक है, चलें जी इस डिबेट को इस चीज पे कंक्लूड करते हैं कि हमारी जो पैनलिस्ट की अक्सरियत है, 4 पैनलिस्ट हमारे, वो ये समझते हैं कि हुकूमत खासकर बिजली और गैस बहरान की जब बात करती है तो ये कह के बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती कि पिछली हुकूमतों ने किया। अब 3 साल गुजर चुके हैं उनकी हुकूमत में, तो उन्होंने जो किस तरह से इंतजाम को बेहतर बनाया, क्या किया, क्या बेहतरी लाए, उसके लिए उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। अब वो वक्त गुजर चुका। रसूल बख्श रईस साहब इससे अग्री नहीं करते। वो कहते हैं हम इतनी बुरी तरह जकड़े हुए हैं कि अभी भी बाहर निकलना, उसके लिए बेहतरी आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो कंप्लीटली पीटीआई को हम इस चीज में ब्लेम नहीं कर सकते। जनाब छोटी सी ब्रेक, दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। जनाब कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज्जर नाला और अरंगी नाला के जो अतराफ तजावुजात थी उनको हटाने का हुक्म दिया गया, और जो स्टे ऑर्डर था उसके ऊपर वो भी अदालत ने ख़त्म कर दिया। अब इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और मुतालबा किया गया है कि रोका जाए
ये जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन है, क्योंकि इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, रीलोकेट करना है, लोगों को कंपनसेट करना है, इन मामलात को भी इंतज़ामिया की तरफ से देखा जाए। तो सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या इस तरह की नाजायज़ तजावुज़ात को रहने देना चाहिए, हाँ या नहीं? के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, ऑप्शन पहले जान लेते हैं। महमल। लीना, देखिए बात ये है कि क्या ये तजावुज़ात जो हैं ये किस तरह बने, ये जो है कोई इतने सिंपल चीज़ नहीं है। ये कहाँ से किसने इजाज़त दी, कैसे बने, और फिर ये कि क्या गरीबों के लिए कोई रियायत नहीं है? ये अगर तजावुज़ात हाँ या ना? नहीं लीना, मैं इसमें कोई ऑप्शन नहीं ले रही, क्योंकि ये इनको जो है, ठीक है, नो ऑप्शन। बेनज़ीर। लीना, मेरा भी नो ऑप्शन है कि चलें आपने हटाने ही है घर, तो इनको कोई रीसेटलमेंट के लिए कोई जगह तो दें, कोई कॉम्पनसेशन तो दें। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 1 लाख लोगों को बेघर करना किसी चीज का हल नहीं। हाँ, ये हमने इसके ऊपर बिल्कुल ठीक है। रसूल बख्श साहब, मेरा ख्याल है कि तजावुज़ात तो किसी सूरत में बनने नहीं देने चाहिए, लेकिन यह है कि अगर आपने हटाने हैं तो उसके लिए उनको मुतबादिल जगह देना ज़रूरी है। उनके लिए आप मकान का बंदोबस्त करें, उनको आप भी नो ऑप्शन ले रहे हैं, उनको घर दें। ऐसा ही नहीं है कि जी मैं कहता हूँ कि अगर तजावुज़ात को हम हर जगह पे इजाज़त दें तो आपके सारे पार्क मोहल्ले हर जगह के ऊपर कब्जे हो जाएंगे। लेकिन जब ये बन चुके हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, पहले उनका हिसाब किताब करें। देखिए, तजावुज़ात ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, तजावुज़ात बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ऑपरेशन बिल्कुल होना चाहिए, रीलोकेशन उसके साथ हटाया जाए, रीलोकेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अब जो अभी भी जो तजावुज़ात हो रही हैं गैर कानूनी, वो खैर तजावुज़ात होती है गैर कानूनी है, लेकिन अब ये तो कम से कम उसको तो रोक दें, इससे पहले कि कोई बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद हम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तजावुज़ात, आप भी कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। इरशाद भट्टी साहब। नहीं, ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, अरे ऑप्शन में ले रहा हूँ कि तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए। तजावुज़ात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सर जब तजावुज़ात बन गई और अब जब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये कहा गया है कि आपने हटाने का हुक्म दे दिया है, रीलोकेशन नहीं हो रही, सेटलमेंट नहीं हो रही, तो क्या उसके ऊपर स्टे ऑर्डर होना चाहिए या अभी हटा देनी चाहिए? नो ऑप्शन, राइट? नो का ऑप्शन ले रहे हैं आप, नहीं का? नहीं, बिल्कुल हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा देना चाहिए। इसलिए कि ओके, हटा देना चाहिए, इसलिए नहीं हटाएंगे तो हटा देना चाहिए। बाज़े ऑप्शन लिख लिया मैंने। इरशाद भट्टी साहब, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर। इरशाद भट्टी साहब, आपका ऑप्शन। जी मैडम शेख, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तजावुज़ात, हटा देनी चाहिए बिल्कुल भी। परफेक्ट। और बाकी सब जो तजावुज़ात हैं उनका कदा कमा करें, उठाकर बाहर। ठीक है, लेकिन बेनज़ीर जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है उसका क्या किया जाए? अलिया देखें, कॉम्पनसेशन भी उनको क्या दी जा रही है? कॉम्पनसेशन दी जा रही है 15,000 रुपये हर महीने 2 साल के लिए। 15,000 रुपये में क्या वो कोई अपना घर बना सकेंगे? मतलब वो रेंट पे ही रहेंगे ना, उनको तो कोई आपने सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दी। अच्छा, आरिफ हसन साहब ने, जो बड़े आर्किटेक्ट हैं, वेल नोन एक्सपर्ट हैं कराची में, उन्होंने डॉन में एक आर्टिकल लिखा था अभी पिछले हफ्ते। उसमें उन्होंने लिखा कि बड़ी अजीब सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इनके पास लीज थी, जो यहाँ पे लोग रहते थे, वो फेक थी। वो उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे फैसला कर लिया तहकीकात कराए बगैर। और दूसरी बात अलीना ये है कि हमारे मुल्क में कोई, और ये द न्यूज़ की रिपोर्ट है, कोई 60% ऐसी हाउसिंग सोसाइटी होंगी जो इलीगल और अनरजिस्टर्ड है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये भी फैसला कर देगी कि वहाँ पे भी जाके घर तोड़ दे? वहाँ पे क्यों नहीं इस किस्म का फैसला आता, सिर्फ गरीबों के घरों में ऐसे क्यों? अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने कहा जो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने लिखा कि इसमें एक सियासी एंगल भी है। और सियासी एंगल उन्होंने ये कहा कि जो इलाके पीपल्स पार्टी के हलके में आते हैं वहाँ पे इतनी तोड़फोड़ नहीं हो रही, लेकिन जो इलाके जैसे गुज्जरनाला और रंगी टाउन जो पीटीआई के हलके में आते हैं वहाँ पे बड़ी तेज़ी से घर गिराए जा रहे हैं। तो ये एक सियासी एंगल भी है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं मज़े साहब, सियासी एंगल भी हो सकता है? उन्हें मंजूर कॉलोनी की बात की। देखिए बिल्कुल, इसलिए देखिए सीधी सी बात है, 4 बड़े नाले हैं, अगर आप उधर से नहीं हटाएंगे तो पूरा शहर हर साल बारिशों में डूबता रहेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि ये ज़रूर सुप्रीम कोर्ट को, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जितनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं
उनको रोकना चाहिए। आप ये नहीं कि एक मरतबा बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो ये कहा जाता है ये इल्लीगल। अच्छा, ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है, जितनी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं उनको भी रोकना चाहिए। ठीक है, माजरत के साथ टाइम की बड़ी कमी है, मैं चाहती हूँ एक एक कमेंट सबसे ले लूँ जी, ताकि सबकी बात वाजे हो जाए। महमल। हाँ अलीना, देखिए पहली चीज तो ये है कि इन नालों के ऊपर तो घर था ही नहीं, तो जो और ऑर्डर तो मेरे ख्याल में गालिबन नाले साफ करने के लिए दिया गया था। घर जो इर्द गिर्द थे उनको जो है कुछ थोड़े से दूर थे, वो इसलिए कि कोई रोड कोई बनाना था जिसकी वजह से नहीं वो मुझे कुछ कह रही है लीना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल महमल, वो साथ ही हैं, वो नाले की वो साथ है लेकिन वो नाले के अभी कुछ कह रहे हैं अलीना, वो नाले के ऊपर नहीं है। अच्छा चले, दूसरी चीज ये 1950 से नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ 1950 से लीज हुई है, बहुत सौ के पास इसके स्टैम्प पेपर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, बात ये है कि आप लोगों ने गरीबों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स तो बनाए नहीं, और जब आप गरीबों की बस्तियों की बात आती है, उनके घरों की बात आती है, तो आप उनको रोड बनाने के लिए आप उनको हटा देते हैं। ये रियायत गरीबों के लिए क्यों नहीं है जो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, जो बनी गाला के लिए, जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू या बाकी इस तरह की चीजों के लिए, तो ये डिस्टिंक्शन सिर्फ और सिर्फ इनके लिए, ये मतलब किस तरह गरीबों के लिए कि उनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी, दो कमरे। भट्टी साहब का पॉइंट ले लेती हूँ, दो कमरे के साथ मेरे पास वक्त बड़ा ही कम है। ठीक है भट्टी साहब, क्विकली प्लीज। जी, पहली बात बिल्कुल ठीक है, जाति उमरा बनी गाला जो इलीगल सारा कुछ है, ये ऑप्शन गरीबों को भी देना चाहिए। नंबर 2, उनको भी अकाउंटेबल करना चाहिए जिन्होंने नाले, कब्रिस्तान, पार्क और सब कुछ बेच दिया। नंबर 3, ये अगर या तो इन गरीबों को बिल्कुल इनको कंपनसेट करें, इनको घर बना के दें, इनको मुतबादिल जगह दें इनको, लेकिन या इनको हटाना पड़ेगा, मुतबादिल जगह दें, घर बना के दें। ठीक है, कराची को डूबना पड़ेगा, पूरे कराची का हर साल नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आपकी आगे मैं रसूल बख्श रईस साहब का कमेंट ले लूं। रसूल बख्श रईस साहब, बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी भट्टी साहब। रसूल बख्श रईस साहब। जी, मैं भट्टी साहब की तजवीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि महज़ब दुनिया में या जहाँ पे कानून की कोई पासदारी है, वहाँ गरीब लोगों के घरों के मसले हल करने का तरीका ये नहीं है कि सरकारी इमलाक पर जाकर कब्ज़ा कर लें और उसको कहें कि जी बस अब हम तो बैठ के हमें यहाँ किसी से नहीं उठाना। तजावज़ात किसी मसले का हल नहीं है, इससे बढ़ती हैं तजावज़ात। अगर आप ये भी देखा है, हमने हिंदुस्तान में देखा है, कई और ममालिक में देखा है कि अगर आप उनको अच्छे तरीके से कंपनसेट भी करते हैं तो उससे उनकी हौसला अफजाई होती है, फिर आगे दोबारा उसी जगह के ऊपर कब्जा कर लेते हैं कि किसी और जगह के ऊपर जाके टोल की सूरत में लेकिन इजाजत ली हुई थी ना कि देना चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और जिन लोगों का बेघर कर रहे हैं उनके लिए आप मुतबादिल को इंतजाम करें। जिन्होंने बेचा, जिन्होंने इसमें पैसे बनाए, जिन्होंने इनको इलीगल तजावजात करने दी, उनको भी तो पूछे ना, गरीबों का क्या कसूर है? उन्होंने तो उनको भी पूछना चाहिए, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। यकीनन हमने बड़ी मुफस्सिल, और मैं चाहती हूँ कि आज भी इसके ऊपर हो और आगे चल के भी उसके ऊपर हम बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम खत्म हो गया। मैंने सब एनालिस्ट की राय ले ली है, लेकिन हम दोबारा इस इशू को टेकअप करेंगे और तफसीली इसके ऊपर डिबेट करेंगे। इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज।